एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है, वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा, लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस देश को और देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। एक और तो वो हाथ में एक लाल सी किताब लेकर चलते हैं जो कहने के लिए संविधान है, लेकिन संविधान नहीं है। अगर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में दो विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है, वक्फ के साथ रहना है कि संविधान के साथ रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। और यही नहीं, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें यहां पे कर रहे थे, उनको यही कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहां पर एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। माननीय सभापति जी, आज हम केवल संविधान संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसे समानांतर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो दशकों से अनियंत्रित रूप से अस्तित्व में है। वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पर इन्होंने इसको अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। 70 सालों से इन्होंने यही किया है। 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एक स्पष्ट संदेश तो यहां पर देना ही चाहते हैं कि मोदी जी के राज में भारत में एक कानून, एक संविधान और एक भारत रहेगा। और एक स्पष्ट संदेश भी है, एक है तो सेफ है। और यही नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से पारदर्शिता लाएंगे। पारदर्शिता लाएंगे तो जवाबदेही भी तय करेंगे। लेकिन ये लोग जिनके लिए वोट बैंक का एटीएम है, जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हुए हैं, जिनके राज्यों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जिनका उल्लेख मैं आगे करने वाला हूं, उस पर भी मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा एक के बाद दूसरी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 70 साल से ये प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे 1964 की बात हो, 69 की बात हो, उसके बाद एक के बाद दूसरे संशोधन आए, 95 से लेकर 2013 तक इन्होंने इस कानून को इतना ऐसा बना दिया कि इसको चुनौती देने तक का भी हक कहीं नजर नहीं आता था। ना कोई ऑडिट, ना कोई निरीक्षण, बस भूमि अधिग्रहण की बात, शहर दर शहर, गली दर गली, इस पर एक तरह से कब्जे के बाद दूसरा कब्जा करने का काम किया गया। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, ये एक नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था, एक नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था। लेकिन हमने अब इस कानून में बदलाव किया है ताकि मुस्लिम समुदाय के सभी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इसमें भला हो सके। मुझसे पहले एक मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो अपना भाषण कर रहे थे। मैं उनको ही कहना चाहता हूं, अशरफ, अजलफ और अर्जल, क्या इनमें भी कोई अंतर है? और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी यहां पर पहले ज्ञान बांट रहे थे थोड़ा सा, क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है?
क्या छुआछूत है? लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा अभी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे, एक नहीं अनेक, लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। अगर आप देखिए, इन्होंने इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले तो देश के विभाजन करने में अपना काम किया, उसके बाद धारा 370-35 से देकर ऐसे जख्म दिए कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने धारा 370-35 को सदा के लिए खत्म करने का काम किया है। यह हमारी प्रतिबद्धता थी मुस्लिम समुदाय की बहनों की ओर। जो ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आपने तो वायदा किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हैं उनको वहीं पर पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन उनको भारत में भी आकर अगर उनको नागरिकता देने की बात थी तो आपकी सरकार में 60 सालों में नहीं हुआ। सीएए कानून किसने बनाया? तो वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर वो काम किया है। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं, अगर इसमें एक के बाद दूसरा देखा जाए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है, और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा। लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है, और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। हमने कहा है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो, पंजीकृत हो, उसके आंकड़े होने चाहिए, और हर झगड़ा कानून के अंतर्गत हल हो, किसी डर और भय के अंतर्गत ना हो। आपको इस बात का क्यों डर है? अगर किसी को न्याय मिलता है, ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो आप क्यों रोकते हो? देश में हर कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक के बाद दूसरे कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वक्फ में ये कानूनी रोक क्यों लगा कर रखी थी? ये बिल जो कहा गया किसी धर्म के खिलाफ, ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है, और हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये बात स्पष्ट है कि ये आस्था का विषय नहीं है। एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द पीएम, the shops of appeasement will remain shut. This bill is not about Hindu versus Muslim. This is law versus lawlessness, constitution versus corruption, भारत versus internal partition. और ये पार्टीशन एक बार हो गया, अब आपके कारनामों के कारण बार बार नहीं होने देंगे। सर, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या परिस्थितियां वो थोड़ा बताना चाहता हूं। टर्की में 1923 के बाद 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसको एबॉलिश कर दिया गया, और वहां पे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन बना जो रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करता है, और ये इसके बाद इसको लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगाता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है, ये एसेट, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इनका सबका देखरेख करता है, और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाते डिजिटलाइजेशन किया है। लेबनान में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स और इस्लामिक अफेयर्स है जो इसकी मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन को सारे को देखती है, और चैरिटेबल और कम्युनिटी के काम को देखती है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है जहां पर एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू हो, चैरिटेबल पर्पस हो, उसके लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडोमेंट और शिया एंडोमेंट ऑफिस है, और ये भी सीधा सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में MUIS है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ये वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है जो इंश्योर करता है अच्छे काम करने के लिए, उनके भलाई के लिए। तुनिसिया में भी, इजिप्ट में भी, रशिया में भी, फ्रांस में इसी तरह पे काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पे इसके खिलाफ ही काम करते रहे। चंद लोगों के हाथ में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में
देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। सर, एक कहावत है जो यहां पर बाहर कहा जाता है कि पता है यहां से बहुत दूर, पता है यहां से बहुत दूर और गलत और सही के पार एक मैदान है। पता है यहां से बहुत दूर, गलत और सही के उस पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे, और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। यानी कि जिस पे भी नजर रखोगे वक्फ की संपत्ति बन जाएगा और उसमें से आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी हालत कर दी है। सर, अगर आप देखेंगे वक्फ की सच्चाई क्या है, भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहाँ के आपके पूरे गांव छीन लिए? भारत में कौन सा ऐसा कानून है जिसने आपका घर, आपके मंदिर, आपके पूरे गांव छीन लिए? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? ये कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान से भी ऊपर है? इसका नाम वक्फ है, जो कांग्रेस के समय बना है। सर, इसने गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, घर हो, गांव हो, सब पे कब्जा करने का काम किया है। एक तुगलकी भी फरमान है सेक्शन 40, इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं? कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर, इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर, आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। ठीक है, एक मिनट आप सब बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माननीय वेणुगोपाल जी प्लीज प्लीज सर, वी आर कौन सा रूल में बोल रहा है? to sir, while a member is speaking to the name of the नाम डिलीट कर दिया, बताइए। sir हमने कैसे नहीं नो एक मिनट, आप लोग मत बोलिए। माननीय वेणुगोपाल जी, हमने नाम एक्सपांस भी डिलीट भी कर दिया और उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या है? माइक दीजिए, माइक। एक मिनट वेणुगोपाल जी बोलिए, आप वेणुगोपाल जी बोलिए। प्लीज बी सिट, ऑल मेंबर्स प्लीज सिट। Sir, while he is speaking, he is totally misled the house. Not only misleading the house, he took the name of honorable leader of opposition of Rajya Sabha here in a very bad way. We are really proud, sir. We are really proud of that. We are having a Congress president who came from the grassroots level of this country. Okay. With so much power. He didn't like Mallikarjuna Kharge ji because he is leading by his casteism. Okay, thank you. Please continue.
सर प्लीज माननीय सभापति जी, आखिरकार कांग्रेस बोल ने दिया, अपनी सीनियर लीडर जातिवादी आप सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। सर यही नहीं, ये तुगलकी फरमान जो थे, मैं कर देता हूं सर, अगर किसी की संपत्ति जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया हो, सर इसको साबित करने से उनको वक्फ साबित नहीं करना सर। ये जिसकी प्रॉपर्टी है बेचारा, उसको धक्के खाने पड़ते एक से जगह दूसरी जगह के लिए। सर ये आम व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। अगर सरकारी जमीन छीनी जा सकती है, गांव के गांव छीने जा सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए आम इंसान की प्रॉपर्टी को कैसे किया जाएगा। सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। सर वक्फ का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि 9 लाख एकड़ जमीन जो लाखों करोड़ की है। सच्चर कमेटी कब बनी? आपकी सरकार के समय बनी। 2006 में उसकी रिपोर्ट आई। आप क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? क्यों बैठे रहे? उन्होंने कहा था कि साल का 12,000 करोड़ रुपए की आमदन हो सकती है। पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आमदन हो गई होती। आमदन होती तो मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का और मुस्लिम समुदाय का भला हुआ होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भला कभी चाह ही नहीं मुस्लिम समुदाय का, केवल वोट की राजनीति करके रखा। सर ये कितनी है? मॉरिशस जैसे 2 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सिंगापुर जैसे 5 मिनट और मैं खत्म कर रहा हूं सर। मालदीव जैसे 12 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सर लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया, सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? ऑन रिकॉर्ड के पे कहा है। गरीब मुसलमान भी सर इस कानून का शिकार रहे। सर राजस्थान में रामगंज में वक्फ बोर्ड द्वारा मुसलमानों की जमीनें खाली करा दी, मुस्लिम महिला मर गई। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार में, सर ये लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। इनके उस समय के मंत्री ने सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए वहां पे बैठ के आप लोग। सर यही नहीं, काले कारनामे इनके और भी हैं सर। मैं सर ये सारा आपकी इजाजत से, सर ये मुस्लिम विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पसमंदा विरोधी भी है, अहमदिया विरोधी भी है, गोरिया विरोधी भी है। सर यही नहीं, प्लीज बैठिए सर यही नहीं, आपका बारी आएगा, आप ये गरीबों के उत्थान के लिए तब भी कुछ नहीं कर पाए सर। आप बैठिए सर ठीक रिकॉर्ड रखने का इन्होंने कुछ नहीं किया सर। हम क्या कहते हैं, शिया हो, अहमदिया हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोग हो, उनको इसका सदस्य बनाइए। आप क्यों उसको इसका सदस्य नहीं बनाना चाहते? आप मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करते हो, उनके भी पिछड़े मुसलमानों को नहीं रखना चाहते। सर यही नहीं, सर वक्फ इज अ स्टेट विद इन स्टेट। ये मुसलमानों का हक मारने का काम किया गया सर। यही नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीरो अकाउंटेबिलिटी है वक्फ बोर्ड की, जीरो अकाउंटेबिलिटी। कैसा क्यों है सर? सर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, अब कह सकता हूं, वेणु जी के नहीं कह सकता, कह देता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था। आप सोच लेना किसने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेस। एक सदा हिंदू विरोधी रहे हैं, ये केवल मुसलमानों के पक्ष में किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमानों को पक्के मकान, पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, भोजन, ये सब किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। धन्यवाद। यही नहीं सर 3 मिनट में और सर खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट में खत्म कीजिए सर 1 मिनट में हो नहीं पाएगा सर ये देखिए सर, मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, कहां से कहां तक इन्होंने राज्य दर राज्य कैसे हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा किया है। सर ये देखिए सर, आंकड़े आपको दिखाते हैं, एक राज्य नहीं सर, केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है, आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो।
और वायनाडु का रहनुमा कहने वाली आज गायब है और गायब है, और वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर हो रहा है सर। इसलिए चर्च ने भी कहा सर, केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है सर, बेलगाम हो चुका वक्फ बोर्ड, किसानों, मजदूरों, हिंदुओं की जमीनों को इविक्शन नोटिस दे रहा है सर। एर्नाकुलम में सर 404 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है, 604 पिछड़े ईसाई और हिंदू परिवारों के घर छीन लिए। त्रावणकोर में सर राज परिवार की जमीन खा गए। केरल में कांग्रेस और वामदल ने मिलकर बिल पास कर दिया। कर्नाटक में 15,000 एकड़ की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तिरुचिरापल्ली में सर इन्होंने एक गांव में 1500 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ लगती जमीन सर, इस पे कब्जा करने की बात कही सर। सूरत के नगर निगम में सर मुगलों की संपत्ति बताने का काम किया सर। नगर निगम को भी सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था सर? यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? और यही नहीं सर, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर भी सर यही नहीं सर, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है सर। यही नहीं सर, हम्पी सर्कल में 6 एएसआई संरक्षित उसमें सर हासिल कर लिया सर। यही नहीं सर, एएसआई के 120 प्राचीन स्थानों पर भी इन्होंने ऐसा किया है सर। ये किसान कल्याण की तो राहुल जी बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार में 15,000 एकड़ जमीन किसानों की छीनने का काम आपकी सरकार में आपके वक्त में किया है सर। ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, और मैं इन सबसे कहना चाहता हूं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि पुराने कानून के तहत न्याय मिल जाएगा सर, न्याय नहीं मिलता सर। एक मिनट सर, आप देखिए वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं सर। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 1100 करोड़ रुपए का, तमिलनाडु में 2000 करोड़ रुपए का, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इन सब की सरकारों में कहे गए, मैं सारे सबूत लाया हूं, सारी रिपोर्ट्स लाया हूं। आपका अनुरोध करता हूं सर कि सारे के सारे ऑथेंटिकेट करके मुझे रखने का मौका दिया जाए। ये विपक्षी दल, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। बस ये तेरे आखिरी लाइन है सर, ये नेशनल हेरिटेज में छपा है कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र में छपा नेशनल हेरिटेज में, और नेशनल हेरिटेज के घोटाले के रूप में कांग्रेस के एक नेता बेल पर है जो अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। उसी नेशनल हेरिटेज में लिखा गया है ये कांग्रेस पंचतंत्र का वो बंदर है जहां रोटी के बंटवारे के नाम पर ये सारी रोटियां खा जाते हैं सर। सर, ये मंदिरों की जमीन संपत्ति के नाम, ये विशेष कानून इसके लिए क्यों नहीं है सर? ये वक्फ के लिए क्यों है सर? इनका विचार साफ नजर आता है सर। ये मंदिरों का सोना पिघलाकर ये तब तो ले जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं सर। हमारी सरकार वक्फ को पारदर्शी और जवाबदेह करना चाहती है। हमारे पास काफी वक्ताओं का लिस्ट है, सबको बोलने का मौका देना है। लास्ट 30 सेकंड में लास्ट 30 सेकंड सर। सर, आपने कहा था कि कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है जो एक नहीं अनेक ऐसी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खा गए। और कर्नाटक के कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम है सर, ले सकता हूं, जिनका रिपोर्ट में नाम आया सर, विधानसभा में रिपोर्ट आई है सर। सिटिंग विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने वाले, पैसा खाने वाले हैं। और यहां तक कि एक 5 स्टार होटल का भी सुलह कराने के लिए इन्होंने कही। सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिल मुस्लिमों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हर वर्ष हजारों करोड़ कमाने का प्रावधान करके दिखाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छे मकान, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य देने का काम
ये नरेंद्र मोदी की सरकार में वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल उम्मीद के माध्यम से एक नई है, उम्मीद बांध कर दिखाएगा, नहीं उम्मीद बांध कर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण भारती जी। अरुण भारती जी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, जब यह विधेयक अगस्त 2024 में आया था तो उस वक्त सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। So a frontal attack being launched by Anurag Thakur on the Congress party, on the opposition. Anurag Thakur has named Congress party's chief Mallikarjun Kharge and leader of opposition in Rajya Sabha of allegedly having a role to play in a Karnataka land grab. Anurag Thakur has accused Mallikarjun Kharge saying that he's been named. He's also said there are other Congress party leaders who've been named in the Karnataka land grab. Of course, the Congress party was quick to hit back, asking the speaker, asking the chair to ensure that Mallikarjun Kharge's name is not taken. So Anurag Thakur has accused the opposition of usurping land in the name of the Waqf board. He said the Narendra Modi government wants to bring in reforms, but the Congress and the opposition are against reforms because a select few in the name of Waqf board have usurped land, and he's listed out certain names, certain states, certain alleged corruption cases. And this has led to a frontal war, virtual frontal war between the Congress and the BJP on the Waqf Amendment Bill. But this is a direct attack on the Congress party. According to Anurag Thakur of the Bharatiya Janata Party, the Waqf Amendment Bill is the last nail in the coffin of appeasement politics. Tushtikaran ki rajniti ka antim sanskar, or words to that effect, is what Anurag Thakur said in Lok Sabha just moments ago. But since 12 o'clock this afternoon, it's been over 5 hours now, close to 5.5 hours, there's been one heated debate after the other on the contentious Waqf Amendment Bill. The ruling BJP insisting, BJP and allies, you also heard Lalan Singh of the JDU very, very clearly. They're saying that this is for the betterment of Muslims. It's for the betterment of women, of children, and of the community. They're quoting the Sachar committee, where 12,000 crore rupees should have been generated from this kind of property that the Waqf has. It's only generated between 163 to 167 crore rupees. Where is the rest of the money? Who is pocketing that money? That's the question that the ruling party is raising in Lok Sabha as it seeks Waqf reforms. The opposition has hit right back. One, Gaurav Gogoi, Deputy Leader of Congress in Lok Sabha, he led the counter-attack. He accused Union Parliamentary Affairs and Minority Minister Kiran Rijiju, who tabled the Waqf Amendment Bill, of trying to mislead the House. Asked him to authenticate facts or authenticate points that he had raised in the House. This is how the debate started at 12 this afternoon, and sparks flew in Lok Sabha right from 12 this afternoon. Neither the government nor the opposition spared anything. They were unsparing in their sharp attacks and sharp responses. The Treasury benches accused the opposition of Muslim appeasement politics, protecting just a corrupt few and not bothering about the welfare of Muslims at large, especially those who should have truly benefited from the Waqf. So from Kiran Rijiju to Lalan Singh to Ravi Shankar Prasad, now to Anurag Thakur. So the BJP's attacks have been swift. The opposition has also hit right back, and we'll get you all those voices. We'll get you what Imran Masood said, what Gaurav Gogoi said, what opposition leaders, including Arvind Sawant of the Shiv Sena UBT, what they said. But first, listen in to Kiran Rijiju. सबको मालूम है वक्त एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्त क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके
2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज के वक्त के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे, या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। अभी हम लोग किसी धर्म, किसी जाति का हिसाब से तो हम एमपी नहीं बने हैं, हम तो ऐसे सिटीजन होकर के एमपी बने हैं। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला हमको कहेंगे कि किरण रिजिजू मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है, तो कैसे होगा? मैं तो एज एमपी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जा सकता हूँ। उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क को आप थोड़ा गहराई से सोचिए, क्योंकि ये बार बार कहा गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाद में तो बोलेंगे हमारे कुछ लोग हैं, कि मुस्लिम का अफेयर्स में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहा है।
अरे ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए ये प्रॉपर्टी है, वक्त प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको समझिएगा। तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल is purely a secular matter and cannot be regarded as a religious practice. Properties of temple, temple नहीं, temple का जो property है, उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्त प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। So the BJP is constantly trying to send across the message that this is not a religious issue, it's a Waqf property management issue. If, according to the Sachar committee way back in 2006, Waqf properties should have generated 12,000 crore rupees and they've generated only about 163 to 167 crore a year, where is the rest of the money going? So when that attack starts at this level and then Anurag Thakur escalates it to a level accusing political leaders of land grab in the name of Waqf properties, this clearly is an all-out war. Now, in Lok Sabha, as he tabled the Waqf Amendment Bill, Kiran Rijiju also said, thankfully, according to him, the Narendra Modi government came in 2014. Otherwise, Waqf or their management would have even claimed the parliament building where the debate is on was Waqf property. The Congress hit right back, because when the BJP said that Congress had denotified a number of properties in the national capital just before elections, and this had been done according to the Minority Affairs Minister and the Parliamentary Affairs Minister with an ulterior motive, Congress MP and Deputy Leader in Lok Sabha, Gaurav Gogoi, hit back, accusing the government of using the Waqf Amendment Act as a tool, according to him, to dilute the constitution, defame the minority community, especially Muslims, divide the society and disenfranchise Muslims. Listen in. Section 107. On and from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025, the Limitation Act 1963 shall apply to any proceedings. सर, इससे पहले आप जितने बार भी आप इतिहास में जाए, हर बार, क्योंकि ये वक्फ, ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट इनके पक्ष में है। और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है। लेकिन आज ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे। तो जो भी हमारे यहां पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. Dilute कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं?
सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। So there are many myths around the Waqf Amendment Bill. What are myths and what are facts? We'll get you both sides of the story. So there is a myth that all Waqf properties will now be taken over by the government, that Waqf will no longer be in control of their properties, that will be revoked. The fact, legitimate Waqf properties for which there's documentation, they remain protected. The bill clarifies rules are only for better management of the Waqf properties, for transparency. Then there are those properties that are misclassified as Waqf, like government properties or properties for which there are no documents. That is where a review will take place. The myth that there will be no survey of Waqf properties. The government says, of course, there will be a survey by the survey commissioner, and a survey commissioner, there will be an officer higher than the rank of a district collector who would carry out the task. Non-Muslims will become majority in Waqf board is another canard that is being spread. The government, the Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Kiran Rijiju, has clarified that the bill clearly states at least 2 members to be non-Muslim. Majority members will be from the Muslim community. Of course, there will be women, there will be Pasmandas, there will be Shias, there will be Bohras, there will be Aga Khanis, and not just Sunni Muslims. There's another myth that personal land can also be acquired under this new Waqf Amendment Act and the bill. The government has clarified the bill applies only to properties that are declared Waqf properties. It does not impact personal property of any individual that hasn't already been donated to or as Waqf properties. Another myth that the bill will be used to take over Waqf properties by the government. And the government saying no, there will be no seizure of legitimate Waqf properties. It's only where the status is not clear and multiple such instances are being listed out in Parliament. For example, one instance that's been laid out is a temple which is over 1,500 years old being declared on Waqf property. Is that even feasible? Is that even possible? Then the myth that status of the historic Waqf sites will also be impacted. The government's also clarified no interference with religious or historic character of declared Waqf properties. That's one aspect that is systematically being raised, and the government has tried to clarify all of these aspects, not just to opposition but also to their allies and NDA allies. Whether it's the JDU, the TDP or the Shiv Sena, they've come out wholeheartedly supporting the Waqf Amendment Bill in Parliament and emphatically put out facts in public domain, accusing the opposition of trying to use Muslims as a vote bank and not doing anything to benefit them, like this bill, according to them, attempts to do. Listen in. आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? मैं मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का
और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूपीटी को होने लग गई है। आज I quickly want to cut across to Parliament and bring in India Today's Piyush Mishra joining us live. He's been tracking every twist and turn of this debate in Parliament. Piyush, Anurag Thakur has set the cat among pigeons. This is a direct frontal attack, not just on Congress party in general, but on the party president and leader in Rajya Sabha, connecting it to Waqf. How's the Congress reacting to this direct attack? Well, absolutely, Gaurav, when Anurag Thakur raised this matter, at the time itself, we saw K.C. Venugopal and the other leaders of the Congress party, they objected to this. They also said that you're talking about a leader who is in Rajya Sabha. They also said that you are, talking baseless. But Anurag Thakur led the entire charge. He has said that, there is a corruption which the Congress party has done. He has also said that the Congress party did not do anything as far as the corruption in Waqf board is concerned. So multiple attacks have been leveled by BJP. There are senior leaders of BJP, including Nishikant Dubey and Anurag Thakur, who all are trading their charges against the previous governments of the Congress party, where they promoted corruption in the Waqf board. But at the same time, the BJP is saying that it is bringing a bill which is going to benefit the common Muslims. It is also going to bring transparency in Waqf board. The members will also be, female members will also be there in the board. The board will also have members from Shia, Sunni, Aga Khan, and there are multiple sects in Muslim community from where the members will be part of. So the government and the BJP leaders are clarifying that this bill is going to give a lot of benefits to the poor Muslim. On the other side, we are also seeing how the likes of Imran Masood from the Congress party, Mohiuddin Naqvi, who just spoke a couple of minutes back from Samajwadi Party, they all are saying that the government is trying to attack on the basic ethos of Muslim culture. They are trying to take over the land of all the people who have their personal lands. It's an attack on Waqf. They are also saying that the places of worship, all these things will be usurped by the government. The government, is trying to bring this because they want to. Beyond the rhetoric, and Piyush, is there any response on the aspects, on the specific allegations being leveled by the BJP, especially on aspects like money? If with all this land, the Waqf, according to Sachar committee, was to generate 12,000 crore rupees for benefiting Muslims, why is it generating only between 163 to 167 crore? If more money is being generated, where is that money going? Where is accountability? Any response on the specifics from the opposition? Well, that's not happening. We are already seeing that the opposition MPs are only making charges, but the report of such a committee is being quoted by various speakers from the government side, from the BJP side, from the NDA side also, where they are talking about as to how the such a committee report indicated in 2006 that a large number of property generated only revenue of around 2 crore. But, it was estimated that it could have generated revenue of more than 12,000 crore given the market price. Why, these lands have not been used for the benefits of Muslims? That's what the BJP speakers are talking about. But the opposition is claiming that it's an attack on the Waqf. The government is trying to take over the land of Muslims. They are not responding to the big allegation which is also being leveled by the BJP. We'll have to wait and watch how the debate goes. Absolutely. And how numbers stack up. And stay with me on that aspect, because end of the day, the numbers game are extremely critical. And let's run you through some of these numbers. In the 543 member Lok Sabha, the
ruling government alliance, the NDA alliance, is at 293. The opposition India bloc is at 238. Others are 11. Vacant is 1. For the Waqf Amendment Bill, you just require simple majority, which at this point is 271, with government with 293. Is extremely comfortable with numbers in Lok Sabha. The government intends to then table this in Rajya Sabha in the next 24 hours is what we are being told. And the government is equally comfortable there. Rajya Sabha with 245 members in the House of Elders. The NDA government has NDA and its supporters are at 125. The opposition bloc is at 88. Others are 23. Vacant is 9. Again, for simple majority, 118 is required. So with 125, the government's extremely comfortable. But the government is not just looking at 125 or 271 in Lok Sabha. It's also looking at others to play a role and then get this passed with significantly higher numbers, because that, according to the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, sends out a very clear message to the country. After an 8-hour-long debate, perhaps it will be even longer, and that's another aspect that was raised, that depending on the sense of the House, this debate could even go on longer. Samajwadi Party chief and former Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav claimed that the Waqf Amendment Bill would actually hurt India's secular image in the world, and that it was being brought as part of Bharatiya Janata Party's divisive agenda. Listen in. सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। And expressing grave concerns over the Waqf Amendment Bill, former Chief Minister of the erstwhile state of Jammu and Kashmir and PDP leader Mehbooba Mufti insisted that Muslims in India are increasingly facing persecution and encroachment even on their graveyards. She emphasized that the Hindu majority in this country should actually take a stand against what she perceives is injustice, and that they should not regret it later like Muslims regretted the way Hindus were shunted out of Jammu and Kashmir. मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारी ज़मीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में। तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सोचना चाहिए। And Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has slammed the Narendra Modi government at the centre over the Waqf Amendment Bill. Mamata Banerjee has said that BJP only has an aim to divide the country. Mamata Banerjee is called the BJP Bharatiya Jumla Party. Mamata Banerjee said BJP believes in a policy of divide and rule. She said on the Waqf Bill, and I quote, "Our MPs are fighting for Waqf today. The Jumla Party is only one-point program to divide the country."
They believe in divide and rule policy, something that we don't. We follow the constitution. We should all first respect the constitution before doing anything else. Always remember, Dharmo jar jar utsav sobar. I listen to sermons of Sri Krishna and read Swami Vivekanand, Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Dr. Bhimrao Ambedkar, Abul Kalam Azad and Ramakrishna Paramhans. Listen in to Mamata Banerjee. I'll get you more on that story. I will request my parliament members also. They are fighting for walk up today. Because the Jumla party is only 1 point program to divide the country. And they believe only divide and rule policy, what we don't. আমাদের কনস্টিটিউশন আমরা মানি, আগে কনস্টিটিউশনকে শ্রদ্ধা করো, তারপরে কারো অধিকার কেড়ো। কনস্টিটিউশনকে শ্রদ্ধা না করে মনে রাখবেন, ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। এবং পরিষ্কার আমি বলছি, আমি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাণীও শুনি, স্বামী বিবেকানন্দও পড়ি, নেতাজিও পড়ি, গান্ধীজিও পড়ি, আম্বেদকরও পড়ি, আবুল কালাম আজাদও পড়ি, রামকৃষ্ণও পড়ি। একই কথা, কর্ম যার ধর্ম তার। ধর্ম তখনই সদিচ্ছা লাভ করে যখন তার কর্মটা মানবিক হয়। আর কর্ম যদি দানবিক হয়, সেখানে কোনো ধর্মকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যায় না। আমি সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। So the opposition is accusing the BJP of divide and rule. BJP is accusing opposition parties of Muslim appeasement politics.